हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल्स के बारे में और ओवरव्यू जानेंगे कि कौन से रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है। डिटेल में उस साइकिल्स के बारे में सारे प्रोपर्टीज साइकिल्स को बना के देखेंगे, वो अगले क्लास में सब देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आज का हमारा लेक्चर है रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। लेक्चर 2 है ये, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। वेपर कंप्रेशन साइकिल सबसे पहले, दूसरा जिसको हम वीसी साइकिल भी कहते हैं, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, और तीसरा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम्स। ये तीन मुख्य साइकिल्स हैं। अब सवाल उठता है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल कहां यूज करते हैं, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल कहां यूज करते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कहां यूज किया जाता है। पहले तो हम वो जान लें। बाकी जो नॉन कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन है उसका लेक्चर हम अलग से बनाएंगे, वो अलग सी चीजें हैं। अब हम जानते हैं एक एक करके कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या होता है। वेपर कंप्रेशन साइकिल, जैसा कि इसका नाम है कि इसमें वेपर कंप्रेशन मतलब वेपर कंप्रेस होता है। तो वेपर पहले बनना तो चाहिए, वेपर अपने आप बनता ही नहीं है। वेपर बनने के लिए ज्यादातर लिक्विड से एक स्टेट चेंज होता है, फेज चेंज होता है, तब जाके वेपर बनता है। सो व्हेन लिक्विड बॉइल्स देन वेपर फॉर्म्स। ये एक सिंपल फेनोमेना आप सबको पता है। तो यहां पर या लिक्विड का इवेपोरेशन हम बोल देते हैं। दोनों अंतर है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों में डिफरेंसेस है। और अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए, हम अलग से ही बॉइलिंग और इवेपोरेशन में वीडियो डाल देंगे। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में सबसे पहले जो वर्किंग सबस्टांस है वो लिक्विड प्लस गैस होता है, और ये टू फेज सिस्टम है। इसमें लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा, क्योंकि इसमें फेज चेंज होता है। और वर्किंग सबस्टांस जो है इसमें व्हेन वर्किंग एज एसी, तो उसमें वाटर कूल्ड अगर है तो उसका जो सीओपी है ऑलमोस्ट 3 के आसपास होता है। और जब एयर कूल्ड होगा तो सीओपी थोड़ा कम होता है वाटर कूल्ड के कंपेरिजन में, तो जो अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास होता है। जब हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं तो उसमें सीओपी जो है 1 के आसपास होता है। तो समझ रहे हैं आप? तो यहां पर हम देखेंगे कि लिक्विड प्लस गैस कैसे बनता है, फेज चेंज कैसे होता है, ये सब हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं जब आपको मैं वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ाऊंगा, तब पूरा बना के दिखाऊंगा आगे। आप इसको या तो टीएस डायग्राम पे बना सकते हैं, पीएस डायग्राम पे बना सकते हैं। और इसमें होता क्या है, ये जो सैचुरेशन कर्व्स है, तो इसमें ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस है। चाहो तो मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं। और ये जो डोम के अंदर है, ये डोम है, ये डोम के अंदर वाला जो है ना, ये लिक्विड प्लस गैस है। और फिर यहां से थोड़ा सा नीचे निकल के आगे ये अलग अलग ये प्रेशर लाइंस हैं, ये आगे यहां से यहां तक 1 to 2। तो हम ये लिक्विड के अंदर ही यहां पर ये मान के चलते हैं, ये एक एक्सपेंशन डिवाइस रहता है। और ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये इवेपोरेटर का सेक्शन होता है। अगर ये देखें तो 4 to 1 जो है ये लिक्विड का सेक्शन रहता है, इवेपोरेटर। और 1 to 2 जो है ये यहां पर कंप्रेशन होता है। आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल में। सो 1 to 2 कंप्रेशन है हमारा। और यहां पर देखिए 2 to 3 जो है वो वास्तव में क्या है, वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है ये कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। और इसमें अगर इसको 2 डैश बोल दूं तो 2 डैश to 3 जो है ये लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर है। 2 पे ये कंप्लीटली वेपर है, 2 to 2 डैश वेपर ही है। 2 डैश पे आया तो ये सैचुरेशन है। यहाँ पर मतलब ये लिक्विड जो है और गैस जो है, यहाँ पर अगर ये गैस है तो यहाँ से आना आना लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ये सैचुरेटेड स्टेट है। इसके बाद फिर से ये लिक्विड प्लस गैस है, यहाँ पर आते आते ये कंप्लीटली लिक्विड है। तो यहाँ पर ये कट मार्क अगर पकड़े यहाँ से, तो ये जो पोर्शन होता है ये लिक्विड का पोर्शन होता है, और ये जो पोर्शन होता है ये गैस का पोर्शन होता है, वेपर का पोर्शन होता है। समझ आ रहा है?
तो ये कौन से सिस्टम में आता है? वेपर कंप्रेशन साइकिल में ये चार चीजें तो सभी साइकिल्स में होगा, आगे डिटेल में हम देखने वाले हैं। 1 to 2 जो है हमारा कंप्रेशन है, 2 to 3 हमारा हीट रिजेक्शन है, 3 to 4 हमारा एक्सपेंशन है, और 4 to 4 जो है यहाँ हीट एब्जॉर्प्शन है जो इवेपोरेटर है। तो एक तरह से देखा जाए 1 to 2 कंप्रेसर में जाके कंप्रेशर होता है। हम अभी प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ कंप्रेशर बोलेंगे। जो हमारा 2 to 3 है वो वास्तव में क्या है? 2 to 3 जो है हमारा हीट रिजेक्शन है, और 3 to 4 जो है वो हमारा एक्सपेंशन है। डिटेल में आगे हम जानेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार। और 4 to 1 जो है हमारा वो इसमें इवेपोरेटर है, हीट एब्जॉर्प्शन है। इवेपोरेटर और इवेपोरेटर के अंदर हीट एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्योंकि यहां जो लिक्विड पास होता है वो लिक्विड जो है ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही ठंडा रहता है, और जो भी फॉर एग्जांपल R134 ले लेते हैं, रेफ्रिजरेंट इसमें पास हो रहा है तो वो नेगेटिव टेम्परेचर पे रहता है। तो आसानी से जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे एयर है जो कि ऑलमोस्ट 25-30 डिग्री पे है, तो हीट जो है उसमें वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कोल्डर लिक्विड पास होता है। तो इवेपोरेटर कैसे काम करता है, कंप्रेसर कैसे काम करता है, वो सब हम डिटेल में आगे की क्लास में देखेंगे। अब आता है गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है। जैसा इसका नाम है गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो इसमें गैस ही यूज होगा। और गैस मतलब क्या? ज्यादातर हम एयर कर सकते हैं या कोई दूसरा गैस कर सकते हैं। तो गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल जो एयरक्राफ्ट है उसमें यूज किया जाता है। इसमें वर्किंग सबस्टेंस गैस या एयर हो सकता है। इसमें एक ही फेज होता है, इसमें कोई फेज चेंज नहीं होता, लिक्विड प्लस गैस नहीं होता। और ज्यादातर एयरक्राफ्ट एसी में यूज करते हैं, और इसका सीओपी अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है। अब सवाल उठता है कि 1 TR का मतलब क्या होता है, 1 TR को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अक्सर आप सुनोगे कि मुझे अगर एसी लगाना है तो कितने टन का आपको एसी लगाना है। तो दैट इज व्हाट इज द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो हमारे पूर्वजों ने मतलब ज्यादातर ये जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ ये यूएस का डेफिनेशन में बता रहा हूँ आपको, और 1 टन को इस तरह से रेफ्रिजरेशन में डिफाइन किया गया है। क्या है इसका डेफिनेशन? कि मान लीजिए कि मुझे पूरे 24 घंटे में, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है टीआर होता है, 24 घंटे में अगर हम 1 टन ऑफ आइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, भाई मुझे क्या पता किताब वालों ने लिखा है इसमें, मैं यूएसए आज तक गया नहीं है, लेकिन भारत में तो 1000 किलो का होता है, हमें पता है। लेकिन वहां पर नहीं होता है, हर कोई जरूरत नहीं होता कि लोग वहां जाके देखे ऑब्जर्व करे, आप पढ़ के ही बता सकते हो किसी को, ठीक है ना। लोग स्पेस के बारे में बता रहे थे, हर कोई स्पेस तो गया नहीं ना, या तो देखता है पढ़ता है वो पढ़ाता है। सो बीइंग ए टीचर इज नॉट कि आप पढ़ के ही पढ़ा रहे, ये बात हमेशा याद रखना। कोई बड़े से बड़े पढ़ाकू लोग, बड़े से बड़े विद्वान टीचर क्यों ना, पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं। ओके, रिसर्चर्स वालों का बहुत अलग रोल है। वो लोग जो होते हैं ना साइंटिस्ट, वो बैठ के लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। हम उनके एक्सपेरिमेंट, उनके ऑब्जर्वेशंस को पढ़ा रहे हैं, दैट इज अ टीचर है। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय 1 US टन 900 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 1 टन हमारे पास आइस है तो वो कितना 24 घंटे में वो कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा, अगर मैं उसको उस 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर में कन्वर्ट करना चाहूं। तो अगर 1000 किलो मेरे पास आइस है और मुझे उसको वाटर में कन्वर्ट करना है, और कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो कितना हीट देना पड़ेगा उसको 24 घंटे में, वो होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। समझ आया? फिर से रिपीट कर देता हूं, 1 टन मतलब ऑलमोस्ट कितना, US टन 900 की जो अगर आपके पास आइस है और मुझे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है कौन सी डिग्री सेल्सियस पे, 0 पे ही, तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि आइस तो है, अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, आइस को कन्वर्ट कराना है तो आपको उसको हीट देना पड़ेगा। और वो हीट जो है, कितना हीट दोगे, कितनी देर, 1 घंटे दूं, 2 घंटे, 24 घंटे, दैट इज कॉल्ड एज द 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 1 TR का मतलब क्या होता है, दैट इज 3.516 किलो जूल पर सेकेंड, जिसको हम किलोवाट भी बोलते हैं। तो नॉर्मली अप्रोक्सीमेट करके हम इसको 3.5 बोल देंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो 1 TR है ये कैसे आया 3.16। तो देखिए, लेटेंट हीट 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हम इसको आइस को क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं।
तो उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा, उतना तो उसको मिलेगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो आइस का है आप 337.6 लेते हैं, कुछ किताबों में 334 भी लिखा है, अप्रोक्सीमेट करके कुछ किताबों में 340 भी लिखा है। तो हम यहां पर पकड़ के चल रहे हैं, जो वैल्यूज है 337.6 लेंगे। 900 केजी का यूएस टन की हम बात कर रहे हैं, इंडिया वाला लेंगे तो 1000 करना पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा आगे पीछे हो सकता है। तो 1 टन जो ये 3.5 वैल्यू है वो इनसे आया है। अगर आप 900 केजी ले रहे हैं तो आपको 337.6 पकड़ना पड़ेगा। अगर आप भारत वाला लेंगे 1000 किलो 100 किलो ज्यादा लेंगे तो आपको 37 को थोड़ा सा कम रेंज में लेना पड़ेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले वैल्यूज को, तो ये वैल्यू जो है ये वहां पर उभर के 3.67 आएगा। आप कैलकुलेटर ले लो, आप चेक करके देख लो, बोलना अभिनंदन बोलता है। नेक्स्ट है 1 टीयर ऑफ जो रेफ्रिजरेशन है उसको किलो जूल पर मिनट में अगर हम बोले तो 211, या फिर अगर किलो कैलोरी पर मिनट के हिसाब से बोले तो 50.4 50.4 होता है। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इन्हीं साइकिल्स, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। देखो कोई भी साइकिल है तो उसका एक आइडियल साइकिल होता है, जैसे हीट इंजन का आइडियल साइकिल कार्नोट साइकिल होता है, ठीक वैसे ही रेफ्रिजरेशन का आइडियल साइकिल जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है, वो हम देखेंगे, क्योंकि ये रिवर्स है, ये पावर कंज्यूमिंग है, और हीट इंजन पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। समझ आ रहा है? तो अगली क्लास में हम मिलेंगे और हम पढ़ेंगे आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। और आपको पता है कि अगर मनुष्य है तो मनुष्य भगवान का कहते हैं ना कि रचना है, लोगों ने बनाया है, और भगवान को हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न, आइडल बोलते हैं। तो मनुष्य का जो सर्वगुण संपन्न रूप है वो भगवान है। वो कहाँ है, किसको है पता नहीं है, उस चक्कर में पढ़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए याद रखना आज के बाद जब कभी भी कोई भी साइकिल पढ़ोगे तो उसका आइडल साइकिल जरूर होता है, क्योंकि वो ऐसा साइकिल है जो होता नहीं है लेकिन होता है। तो पढ़ेंगे अगली क्लास में, इंटरेस्टिंग है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।